Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor एपिसोड 1121 घोस्ट मून वेल में ब्लैंक स्क्रीन। जब लड़ाई शुरू हुई तब तक रात हो चुकी थी और चमकदार चांदनी यिन्यू तन पर पड़ रही थी जो काफ़ी नरम और शांत लग रही थी। ब्रदर शाओयान, जैसे ही क्विंग वेन यिन्यू तन के बीच के खुले मैदान में पहुंचा, उसने शाओयान को ग्रीट किया। ब्रदर क्विंग, तुम आ गए। ये देखकर शाओयान धीरे से मुस्कुराया। ब्रदर शाओयान, सच में काफ़ी छुपाए हुए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एज़ोर ऑक्स जैसे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट को भी ब्रदर शाओयान ने मना लिया होगा। क्विंग वैन बोला, बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी। मेरे पास कुछ मेडिसिनल पिल्स थे और मैंने उसके साथ एक डील कर ली। शाओयान ने नेचुरली इस बात को छुपा लिया। आखिर फ्लेम बीस्ट सभी बीस्ट्स का किंग है और जितने कम लोग इस बात को जाने उतना ही अच्छा है। वैसे ये घोस्ट मून वेल। क्विंग वैन और क्विंगर को देखते हुए शाओयान ने जल्दी से टॉपिक बदल लिया। लॉजिक के हिसाब से घोस्ट मून वेल का राज सिर्फ फुल मून की रात को ही सामने आता है। आज चांद काफ़ी ब्राइट है, लेकिन फुल मून में अभी एक दिन बाकी है। 3 झांग साइज का घोस्ट मून वेल आसमान में लटके ब्राइट मून को देखकर हल्का सा खुला। लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगले ही पल क्विंगर हल्का सा मुस्कुराई। उसके गालों पर 2 छोटे डिम्पल्स दिख रहे थे जो काफ़ी चार्मिंग लग रहे थे। हाँ, कोई तरीका है? शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। ऑब्वियसली घोस्ट मून वेल के बारे में जो र्यूमर्स थे शायद सच हो सकते थे और शाओयान भी देखने के लिए क्यूरियस था। भैया चलो शुरू करते हैं, क्विंगर ने कहा। क्विंग वेन ने यह सुनकर धीरे से अपनी पाम घुमाकर एक्सेप्टेंस रिंग को एक्टिवेट किया और क्विंग वेन के ऐसा करते ही यिन्यू तन के बीच जमीन पर अचानक बहुत सारी सिल्वर वाइट रोशनी दिखने लगी। ये क्या? शाओयान ने यह सीन देखा और कुछ अंदाजा लगाते हुए धीरे से बोला, यिन्यू तन असल में एक स्वॉम्प एरिया है। चारों तरफ डेंजर और पॉइजनस वाटर है, लेकिन घोस्ट मून वेल इस जगह के बीच के खुले मैदान में है। हमें नहीं पता क्यों यिन्यू तन के बीच में इतना बड़ा ओपन स्पेस है। जो मेरा भाई कर रहा है वो एक स्पेशल मेथड यूज़ कर रहा है ताकि घोस्ट मून वेल रेजोनेट करे और ये मान ले कि आज फुल मून की रात है, क्विंगर ने एक्सप्लेन किया। तो घोस्ट मून वेल में भी स्पिरिचुअलिटी है? शाओयान ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ नहीं बल्कि वेल के नीचे है, क्विंगर ने कहा। ऐसा है? शाओयान ने यह सुनकर हल्का सा हंस दिया। वैसे शाओयान ने पहले भी घोस्ट मून वेल चेक किया था जब उसने फ्लेम बीस्ट और डोची सी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, लेकिन तब उसे कोई अजीब चीज़ नहीं मिली। ठीक है, अब लगभग हो गया। क्विंग वैन अपने हाथ में रिंग को घुमा रहा था और उससे बहुत सारी सिल्वर वाइट रोशनी निकल रही थी। ये मूनलाइट स्मोक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये घोस्ट मून वेल की परसेप्शन को कन्फ्यूज़ कर देता है ताकि ये समझे कि आज फुल मून की रात है। हमारे घोस्ट किंग सिटी के ओल्डर जनरेशन के पार हाउसेस के अकॉर्डिंग घोस्ट मून वेल का राज सिर्फ फुल मून की रात ही खुलता है। क्विंग वेन ने धीरे से उस सिल्वर वाइट धुंध को देखते हुए कहा। समझ गया। क्विंगर की एक्सप्लेनेशन सुनकर शाओयान को भी बात समझ आ गई। ठीक है, तैयार हो जाओ। जब घोस्ट मून वेल से सिल्वर हैलो निकलेगा तब तुम वेल के अंदर देख सकते हो, तब इसका मिस्ट्री सामने आएगा। लेकिन याद रखना, जो भी देखो कुछ मत बोलना और सिर्फ एक इंसेंस स्टिक का टाइम होगा, क्विंग वैन ने कहा और उसकी नज़र घोस्ट मून वेल पर ही टिकी रही। पता नहीं ये लेजेंड सच है या नहीं। शाओयान ने हेल्पलेसली कंधे उचाकर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो कहा गया था। तीनों घोस्ट मून वेल को घूरने लगे। इस वक्त घोस्ट मून वेल यिन्यू तन के बीच के खुले मैदान में था। वेल का मुंह लगभग 3 फीट का था। उसके किनारे पर बहुत पुराने और पतले पैटर्न्स बने हुए थे। क्विंग वैन की सिल्वर वाइट स्मोक धीरे धीरे वेल के मुंह को घेर रही थी। हू! अगले ही पल घोस्ट मून वेल के अंदर से अचानक ठंडी इन हवा की जोरदार आवाज आई और सिल्वर वाइट स्मोक तेजी से तीनों के सामने ही वेल के अंदर समा गई। ये क्या हो रहा है? शाओयान ने ये देखकर बोला, क्योंकि उसे घोस्ट मून वेल से एक डेंजरस ऑरा महसूस हो रहा था। श्श! क्विंग वैन ने तुरंत शाओयान को चुप रहने का सिग्नल दिया। हू! और वो सारी सिल्वर वाइट स्मोक एक पल में घोस्ट मून वेल के अंदर समा गई। सक्सेस हो गया, अब जल्दी। ये देखकर क्विंग वैन ने शाओयान से कहा, फिर क्विंगर को लेकर सीधा वेल के पास चला गया। शाओयान भी उनके पास आ गया। अजीब है, अभी तो वेल में पानी नहीं था, अब कैसे अचानक पानी भर गया और वो भी किनारे तक? शाओयान ने मन में सोचा। इस वक्त वेल के मुंह पर चांद की रोशनी जैसी चमकदार पानी भर चुका था। उस पानी में सीधा देखने पर एक खूबसूरत फुल मून का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। सनी स्काई और फुल मून, क्या ये वैसे ही मिस्टीरियस है जैसे लेजेंड्स कहते हैं? शाओयान ने धीरे से बोला और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वेल को देखने लगा। लेकिन शाओयान के देखते ही वेल के अंदर का सीन बिल्कुल शांत था। कोई चेंज नहीं हुआ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। वेल के अंदर अभी भी सिर्फ फुल मून का रिफ्लेक्शन ही था और कुछ नहीं। क्या ये घोस्ट मून वेल खराब है? शाओयान इस वक्त थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इंसेंस स्टिक का टाइम खत्म होने वाला था, लेकिन क्विंगर और क्विंग वैन कुछ देख रहे थे और वेल को घूर रहे थे। मुझे लगा घोस्ट मून वेल का मिस्ट्री यूज करके मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन लगता है ये मेरे लिए यूजलेस है।
कुछ मिनट देखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो शाओयान ने गिव अप कर दिया। शाओयान मानता है कि वो कोई रोमांटिक इंसान नहीं है, मेड्यूसा कालिन और शूनर के साथ वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। लेकिन मू यिंगिंग ने जो सैक्रिफाइस किया उसका जवाब वो फ्यूचर में ज़रूर देगा। फ्यूचर के बारे में सोचकर वो क्यूरियस था। लव का वर्ड भी काफ़ी मिस्टीरियस है। जब इतनी मिस्टीरियस चीज़ घोस्ट मूनवेल मिल ही गई तो नेचुरली वो फ्यूचर देखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या तुम दोनों ने देख लिया? कुछ देर बाद क्विंग वेन ने साइलेंस तोड़ते हुए पूछा। हाँ, शाओयान और क्विंगर दोनों ने जवाब दिया। लेकिन शाओयान ने महसूस किया कि घोस्ट मूनवेल देखने के बाद क्विंगर में कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा। अब जब देख लिया तो चलो, असली ट्रेजर घोस्ट मूनवेल के नीचे है। क्विंग वैन ने ये कहकर सीधा जंप लगाया और घोस्ट मूनवेल के अंदर चला गया। शाओयान, फॉलो करो, क्विंगर ने भी शाओयान से कहा और वो भी सीधा वेल में कूद गई। तो नीचे सच में कुछ है। शाओयान ने देखा कि वेल का पानी तेजी से नीचे जा रहा है और बिना रुके वो भी जंप कर गया। इस तरह तीनों फिगर्स घोस्ट मूनवेल के अंदर चली गईं। लेकिन घोस्ट वर्ल्ड से काफ़ी दूर एक और जगह पर एक मिस्टीरियस चीज़ हो रही थी, डीमन वर्ल्ड। एक मिस्टीरियस केव में एक फिगर अपने सामने रखे ह्यूज प्रिज्मेटिक क्रिस्टल मिरर को देखकर हैरानी से बोला, घोस्ट वर्ल्ड में वाकई कोई है जिसे मॉन्स्टर एम्परर ढूंढ रहा है। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1122। डीमन एम्परर किसी को ढूंढ रहा है। घोस्ट वर्ल्ड में सच में वो इंसान है जिसे लॉर्ड मॉन्स्टर एम्परर ढूंढ रहे हैं। अपने सामने रखे प्रिज्मेटिक क्रिस्टल को देखते हुए उसमें एक आदमी की इमेज परफेक्टली दिख रही थी, जिसकी पीठ पर एक हैवी रूलर था। केव में मौजूद मिस्टीरियस फिगर हैरानी से बोल उठा। उसकी आवाज़ शॉक से भरी हुई थी। वो मिस्टीरियस फिगर बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। उसका अपीयरेंस डिग्निफाइड था। उसकी आंखों से ठंडी सितारों जैसी रोशनी निकल रही थी। लॉर्ड लॉन्गलैंग, क्या हुआ? केव के अंदर से आई शौक भरी आवाज सुनकर बाहर खड़े डजन्स फिगर्स तुरंत केव के अंदर घुस आए। उनकी आंखों में भी शौक था और उनके शरीर से डिमोनिक ऑरा निकल रहा था। घोस्ट वर्ल्ड का घोस्ट की लगभग काला होता है और उसके एट्रीब्यूट्स ज़्यादातर ग्लूमी और वियर्ड होते हैं, लेकिन डीमन की अलग होता है। डीमन की बहुत डोमिनेटिंग होता है और ज़्यादातर हरे रंग का होता है। तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सब लोगों के रिस्पेक्ट से देखे जाने वाले फिगर ने यह सुना और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। ये क्या है? अंदर आए फिगर्स अलग अलग शेप्स के थे। किसी का सिर टाइगर जैसा था, किसी का वुल्फ जैसा, जो काफ़ी अजीब लग रहा था। ये वो इंसान है जिसने डीमन एम्परर को बचाया था। लॉन्गलैंग ने प्रिज्म के अंदर शाओयान की इमेज को घूरते हुए शांत आवाज में कहा, डीमन एम्परर को बचाने वाला इंसान? क्या लेजेंड सच हो सकता है? ड्रैगन वुल्फ की बात सुनते ही कई मॉन्स्टर्स शॉक में बोल पड़े। जब सेक्रेट फ्लेम प्रेजेंट हो, फेंजुए सामने आए, तब डीमन एम्परर का जन्म होता है। लॉर्ड डीमन एम्परर हमारे डीमन वर्ल्ड के असली ओवरलॉर्ड हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स की लास्ट बैटल में डीमन एम्परर को सप्रेस कर दिया गया था। इन सालों में डीमन एम्परर यहाँ नहीं थे, इसलिए डीमन वर्ल्ड काफ़ी टाइम से टूटकर अलग अलग हिस्सों में बट गया है। बाकी डीमन बीस्ट धीरे से बोलने लगे, इस बार मैं खुद घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा और इस इंसान को ढूंढ कर लाऊंगा। जिसके पास सेक्रेट फ्लेम और फेंजुए है, वो ज़रूर डीमन एम्परर को सील से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। लॉन्गलैंग की आंखों में जुनून दिख रहा था। क्लियरली उसका डीमन एम्परर के साथ गहरा रिश्ता था। लॉर्ड ड्रैगन वुल्फ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी डीमन वर्ल्ड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप चले गए तो बाकी 2 फोर्सेस हम पर नजर रखेंगी। तब कोई लीडर नहीं होगा और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एक डीमन बीस्ट ने तुरंत कहा, मेरी बात सुनो, मैं ऑर्डर देता हूं कि हैशा लॉन्गलैंग के अंडर जितनी भी फोर्सेस हैं सब फाइटिंग रोक दें। अगर मेरे जाने के बाद वो 2 फोर्सेस अटैक करें तो टेरिटरी छोड़ देना। जब डीमन एम्परर सील से फ्री हो जाएंगे तब हमारा डीमन वर्ल्ड फिर से कंप्लीटली यूनिफाई हो जाएगा। घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड, तुम तीनों ने मिलकर डीमन एम्परर को सील किया था। इस बार जब डीमन एम्परर दोबारा जन्म लेंगे तब नए और पुराने सब हिसाब एक साथ चुकता होंगे। ड्रैगन वुल्फ की आवाज़ गुस्से से भर गई। उसकी डिमोनिक ऑरा से आसपास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगा। बस अब मैं जा रहा हूं, ये कहकर ड्रैगन वुल्फ एक मीटियोर की तरह वहां से गायब हो गया। ब्लैक एविल ड्रैगन वुल्फ अब भी डीमन एम्परर के लिए लॉयल है। लेकिन घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड की पावर्स ने मिलकर डीमन एम्परर को क्यों सील किया था? क्या इसका संबंध उस औरत से हो सकता है जिसे वो उस वक्त वापस लाए थे? छोड़ो, हम अपनी टेरिटरी पर ही ध्यान देते हैं। बस ये उम्मीद है कि बाकी 2 फोर्सेस को लॉर्ड लॉन्गलैंग के जाने की खबर जल्दी ना मिले। सबसे पुराने मॉन्स्टर ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ब्लैक एविल ड्रैगन वुल्फ केव से निकलकर सीधा एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंचा। ये जगह बहुत प्रेशियस लग रही थी और एक मिस्टीरियस हैलो से घिरी हुई थी। उस हैलो में ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर्स मिले हुए थे। बिल्कुल एज पर कुछ बड़े चमकदार वर्ड्स लिखे हुए थे, डीमन फेट केव हेवन। ये जगह डीमन वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस केव निकली। 7 रेल्म्स में हर रेल्म का एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस प्लेस होता है। घोस्ट रेल्म का घोस्ट केव होता है और डीमन रेल्म का ये डीमन फेट केव है।
ब्लैक एविल ड्रैगन वुल्फ अब भी इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो डीमोनिक केव के पास आया उसने अपनी ऑरा को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने एक जेंटल ग्रीन डीमोनिक ऑरा रिलीज किया जो उसके बॉनी के अराउंड घूमने लगा और वो धीरे से आगे बढ़ा। सर, हैशा लॉन्ग लैंग ने डीमन फेट केव के गेट पर पहुंचते ही रिस्पेक्टफुली कहा। ड्रैगन वुल्फ ने क्लियरली देखा कि केव के अंदर ईरी ब्लैक एनर्जी भरी हुई है, साथ ही गोल्डन बुद्धा लाइट जो दुनिया को प्यूरिफाई करती है, और रेड डीमोनिक एनर्जी जो डीमन वर्ल्ड के हार्ट्स को करप्ट करती है। ब्लैक डेविल ड्रैगन वुल्फ बहुत पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो डीमन फेट केव के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर 3 रेल्म्स की पावर ने डीमन एम्परर को भी सील कर दिया था। अगर वो अंदर गया तो वो सीधा मौत को बुलाने जैसा होगा। क्या बात है ड्रैगन वुल्फ, क्या हुआ? कुछ मिनट्स बाद डीमन फेट केव के अंदर से आवाज आई। वो आवाज काफी जेंटल थी, लेकिन उसमें हेवन और अर्थ को चैलेंज करने वाली डोमिनेटिंग पावर थी। सर, जिस इंसान को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, हैशा लॉन्ग लैंग ने रिस्पेक्टफुली कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भी थी। हैशा लॉन्ग लैंग कई सालों से डीमन एम्परर के साथ था, इसलिए वो उनकी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जानता था। अगर डीमन एम्परर सील से फ्री हो गए तो वो जरूर डीमन वर्ल्ड को यूनिफाई कर देंगे। क्या? वो कहाँ है? पहले जेंटल आवाज अब शॉक से भर गई जब उसने हैशा लॉन्ग लैंग की बात सुनी। डीमन एम्परर को डीमन रेल्म, डेविल रेल्म और बुद्धा रेल्म की पावर्स ने मिलकर डीमन फेट केव हेवन में इंप्रिजन कर दिया था। वो पूरे डीमन वर्ल्ड के असली ओवरलॉर्ड थे। अब जब डीमन एम्परर ने ये खबर सुनी तो वो नेचुरली बहुत खुश हो गए। उनकी करंट कंडीशन ऐसी थी कि जिंदा रहना भी मौत से बदतर लग रहा था। उन्हें सील से बाहर निकलना ही होगा ताकि वो कुछ अनफिनिश्ड काम पूरे कर सके। सर, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। इस बार मैं उस इंसान को वापस लेकर आऊंगा और आपकी सील को पूरी तरह तोड़ दूंगा। लॉन्ग लैंग, याद रखना तुम तीनों में सबसे वीक हो। अगर तुम्हारा सामना बाकी 2 लोगों से हो जाए तो रेकलेस मत होना, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे यकीन है तुम सक्सीड करोगे। डीमन एम्परर ने हल्का सा सोचकर कहा। मेरे लॉर्ड, मैं अपनी ड्यूटी में कभी फेल नहीं होऊंगा, लॉन्ग लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। घोस्ट वर्ल्ड का सफर लंबा है, सोल मास्टर से सावधान रहना, डीमन एम्परर ने गहरी आवाज में कहा और फिर चुप हो गए। हाँ, लॉन्ग लैंग ने डीमन वर्ल्ड की तरफ बड़ा रिस्पेक्ट दिखाया और फिर मुड़कर चला गया। ड्रैगन वुल्फ के जाने के बाद वहां फिर से शांति हो गई, लेकिन उसके बाद एक नफरत भरी आवाज धीरे से गूंज उठी। घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड, जब तुमने मुझे इम्प्रिजन किया था तब मैंने बहुत कुछ खो दिया। जब मैं दोबारा जन्म लूंगा तब तीनों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये शब्द खत्म होते ही ऐसी एरोगेंट ऑरा फैल गई जो हेवन और अर्थ को भी इग्नोर करती थी और पूरी दुनिया उसके सामने फीकी लगने लगी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1123, ग्रैंड डैन हॉल। ब्लैक ईवल ड्रैगन वुल्फ के डीमन वर्ल्ड से जाने के बाद घोस्ट वर्ल्ड में शाओ यान और उसकी टीम की एडवेंचर भी शुरू हो गई। बुम बुम बुम, क्योंकि उन्हें घोस्ट मून वेल का मिस्ट्री ऊपर नहीं मिला था, शाओ यान और उसकी टीम सीधा घोस्ट मून वेल के अंदर जंप कर गए। ऑब्वियसली नीचे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स होने वाले थे। शाओ यान को पता नहीं था कि ये घोस्ट मून वेल थोड़ा बहुत डीमन वर्ल्ड के जून तियान रियल्म से कनेक्टेड है और अब डीमन वर्ल्ड के लोग उस पर नजर रख रहे थे। तुम ठीक हो? क्योंगनीर ने पूछा जब उसने नोटिस किया कि गिरते वक्त शाओ यान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। मैं ठीक हूं, लगता है हम ऑलमोस्ट वेल के बॉटम पर पहुंच गए हैं, शाओ यान ने सिर हिलाते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले कुछ अजीब हुआ था। शाओ यान की सोल पावर ने एक हल्की सी ग्रीन ऑरा फील की थी। वो ग्रीन ऑरा बहुत डोमिनेटिंग थी, जिसकी वजह से शाओ यान को काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ। और ये घोस्ट मून वेल की डेप्थ भी शाओ यान की इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा थी। हालांकि रास्ते में कोई डेंजर नहीं था। जो शाओ यान ने अभी फील किया था वो डीमन वर्ल्ड की डीमन स्पिरिट थी। अजीब है, घोस्ट वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड इतने दूर हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? शायद ये सिर्फ इल्यूजन हो। सोल ईटर लॉर्ड भी इस सीक्रेट को नहीं समझ पाया, इसलिए वो भी कंफ्यूज था। संभल के, इस वेल का बॉटम काफी मिस्टीरियस है, पता नहीं कौन सा गार्डियन हो। अगले मोमेंट उनके पैरों के नीचे कुछ 100 मीटर्स दूर एक हल्की रोशनी दिखने लगी। क्योंग वेन ने सीरियस टोन में कहा, इस घोस्ट मून वेल में एक और मिस्ट्री है। अभी जो डिस्टेंस हमने कवर किया है उससे लगता है ये वेल शायद कई 1000 मीटर्स डीप है। शाओ यान ने कहा। हम पहुंच गए, क्योंगनीर ने हल्की सी आवाज में कहा और तीनों सीधा जमीन पर लैंड कर गए। ये तो ऐसा है। लैंड करते ही क्योंगवेन हंस पड़ा। भैया क्या हुआ? क्योंगनीर ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम खुद देख लो। शाओ यान ने बस एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि क्योंगवेन क्यों हंसा। क्योंकि वेल के बॉटम पर सिर्फ 2 रास्ते थे। पीछे का रास्ता कंप्लीटली एक बहुत ठंडे वेल वाटर के पूल से ब्लॉक था। लगता था वही स्प्रिंग का सोर्स है। इस वक्त सारा पानी वापस स्प्रिंग में चला गया था और आगे और पीछे दोनों रास्ते क्लियरली दिख रहे थे। आगे एक अंधेरा और मिस्टीरियस पैसेज था, पता नहीं कहां तक जाता है। अब समझ आया कि फुल मून नाइट का वेट क्यों करना पड़ता है। क्योंगनीर को भी अब समझ आ गया।
फुल मून की रात घोस्ट मून वेल का पानी वेल के माउथ तक भर जाता है और सनी स्काई और फुल मून वाला मिस्टीरियस सीन दिखाई देता है। लेकिन एक इंसेंस स्टिक के टाइम के बाद पानी नीचे चला जाता है और स्प्रिंग में वापस आ जाता है, जिससे ये हिडन पैसेज रिवील हो जाता है। बिल्कुल मेरे फादर ने जैसा कहा था, क्योंग वेन मुस्कुराकर बोला। चलो, असली ट्रेजर शायद यहीं है। शाओ यान बोल्ड और केयरफुल इंसान था। जब उसने देखा कि सिर्फ एक ही रास्ता ओपन है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चलो, संभल के रहना, यहाँ कुछ मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। घोस्ट सिटी के लोग भी इस जगह के बारे में नहीं जानते, सिर्फ मेरे फादर एक बार जवानी में यहाँ आए थे। हाँ, शाओ यान और क्योंग नीर दोनों ने हाँ में जवाब दिया। सुसुसु। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, ये एक्सट्रीमली डार्क जगह एक स्पूकी और ईयरी एटमॉस्फेयर से भर गई। आगे आओ, ये देखकर शाओ यान ने धीरे से कहा। तुरंत उसकी पाम पर एक ब्लूइश येलो फ्लेम जलने लगी, लेकिन शाओ यान ने उसे सप्रेस कर दिया था, इसलिए सेक्रेट फ्लेम की ऑरा बाहर नहीं फैल रही थी। क्रैश। शाओ यान की फ्लेम के आते ही डार्क पैसेज सडनली ब्राइट हो गया। कुछ ब्लैक गैस जैसे डरकर तुरंत भाग गए। लगता है इस लड़के के पास काफी सीक्रेट्स हैं। मुझे इसके साथ रिलेशन अच्छा बनाना होगा। क्योंग वेन की आंखें धीरे से घूमी। उसे नॉर्मल लोगों की तरह सेल्फिश नहीं था। उसे पता था शाओ यान एक फ्रेंड के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो एनिमी बन गया तो उसे डील करना बहुत मुश्किल होगा। शाओ यान की फ्लेम की लाइट में अब पूरा डार्क पैसेज क्लियरली दिख रहा था। ये पैसेज सीधा नहीं था, ये कर्व्ड था, ट्विस्ट्स और टर्न से भरा हुआ, और पता नहीं कहां तक जाता है। पैसेज की वॉल्स पर बहुत एक्सक्विजिट कार्विंग्स बनी हुई थीं। क्लियरली किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन का काम लग रहा था। इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स ये दिखाती थी कि यहाँ के ट्रेजर्स ऑर्डिनरी नहीं हैं। ये जगह थोड़ी अजीब है। कुछ मिनट्स बाद क्योंग वेन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में थोड़ी वरी थी। भैया क्या हुआ? क्योंग नीर को कोई अनयूजुअल चीज फील नहीं हुई, क्योंकि वो शाओ यान और क्योंग वेन के बीच में प्रोटेक्टेड चल रही थी। यहाँ का टेरेन कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं। ये थोड़ा कॉइलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन जैसा लग रहा है। कॉइलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन? क्योंग नीर ने अपनी ब्रोज सिकोड़ ली। क्लियरली उसे ये समझ नहीं आ रहा था। कॉइलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन एक टाइप का फॉर्मेशन होता है जो ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसे ब्रेक न किया जाए तो इंसान एंडलेस लूप में फंस सकता है। शाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। चिंता मत करो, मेरे पास सोल्यूशन है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। उसके कोर लाइफ इंस्क्रिप्शन की पावर तुरंत हर डायरेक्शन में पैसेज के अंदर फैल गई। कुछ सेकंड्स बाद शाओ यान ने अपनी आंखें खोली। इधर आओ, शाओ यान ने सामने वाली वॉल की तरफ देखते हुए कहा। ये क्योंग वेन और क्योंग नीर एक दूसरे को देखने लगे। शाओ यान जिस जगह की बात कर रहा था वहां एक ह्यूज वॉल थी। वो रियल वॉल थी जिसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल लग रहा था। ये पनलोंग फॉर्मेशन का बस एक ट्रिक है। मेरे पीछे आओ, शाओ यान हल्का सा मुस्कुराकर बोला ताकि उनकी टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है। क्योंग वेन और क्योंग नीर ने एक दूसरे को देखा और फिर सीधा शाओ यान के पीछे चल दिए। बम बम बम। शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ किए सीधा वॉल की तरफ चलकर उसे टच कर दिया। एक आवाज हुई और कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं हुई। वो आसानी से वॉल को क्रॉस कर गया और एक कंप्लीटली नई जगह पर पहुंच गया। ब्रदर शाओ यान सच में अमेजिंग है। पनलोंग फॉर्मेशन से बाहर आने के बाद क्योंग वेन मुस्कुरा दिया। ये शायद मेन एंट्रेंस है। शाओ यान ने जब तीनों एक ह्यूज कॉपर डोर के सामने पहुंचे जो डजन्स मीटर्स बड़ा था। उनके सामने एक मैसिव ब्रॉन्ज गेट खड़ा था। उस गेट से एक पुरानी और बैरन ऑरा निकल रही थी। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंग वेन ने कहा जब उसने शाओ यान को गेट की तरफ बढ़ते देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझ पर ट्रस्ट करो, शाओ यान ने कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि उसने अभी अपनी सोल फोर्स से गेट के अंदर का सीन चेक कर लिया था। क्योंकि गेट के अंदर एक मैग्निफिसेंट पिल हॉल था। भैया मुझे उस पर ट्रस्ट है, क्योंग नीर ने क्योंग वेन के कपड़े का कॉर्नर पकड़कर कहा। तो चलो। ये देखकर तीनों एक साथ आगे बढ़ गए। बुम बुम बुम। जैसे ही क्योंग वेन और क्योंग नीर की वरीज खत्म हुई, शाओ यान ने बिना किसी एफर्ट के अपने हाथ से जायंट ब्रॉन्ज गेट को पुश कर दिया। जब शाओ यान ने अपनी पाम से बिना किसी पावर के धीरे से ब्रॉन्ज जायंट गेट को पुश किया तो वो ब्रॉन्ज गेट बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था और आसानी से शाओ यान के पुश से खुल गया। भुम भुम भुम। जैसे ही ब्रॉन्ज जायंट डोर धीरे धीरे खुला, उसके अंदर से एक पुरानी और बैरन ऑरा बाहर फैल गई, जिससे तीनों के दिल टेंस हो गए। उस जायंट ब्रॉन्ज गेट के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखने लगी। स्क्विक। जब ब्रॉन्ज डोर पूरी तरह खुल गया तब उसके पीछे का सीन सबके सामने आ गया। ब्रॉन्ज गेट के पीछे एक बहुत बड़ा स्पेस था, लेकिन ये स्पेस नॉर्मल जगह से काफ़ी अलग था। इस जगह पर बहुत सारे स्टोव्स थे और स्टोन पिलर्स भी खड़े थे। उन स्टोन पिलर से हल्का सा लाइट निकल रहा था और इस स्ट्रक्चर के बीच बीच में बहुत सारे मैग्निफिसेंट मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रन्स खड़े हुए थे। ये क्या ये डैन पैलेस है?
ये सीन देखकर क्विंगर की खूबसूरत आंखें घूमने लगीं। घोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट ह्यूमन वर्ल्ड से भी ज़्यादा रेयर होते हैं, इसलिए घोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट का स्टेटस बहुत हाई होता है। ये शायद किसी सीनियर का पिल पैलेस है जहां वो पिल्स रिफाइन करता था। इतने सारे स्टोव्स और मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रन्स देखकर लगता है कि इस मास्टर का लेवल बहुत हाई होगा। क्विंगवन भी काफ़ी शॉक हो गया। ये मैग्निफिसेंट पिल पैलेस देखकर वो भी हैरान हो गया। नॉर्मल फार्मासिस्ट के पास अगर कुछ कॉल्ड्रन्स भी हों तो वो पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन यहाँ डजन्स कॉल्ड्रन्स थे और स्टोन पिलर्स भी थे। ये क्लियरली दिखाता था कि ये किसी फार्मेसी मास्टर लेवल का इंसान का पैलेस है। मुझे लगता है ये मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रन्स सिर्फ एक ट्रिक हैं। और तुम देखो, स्टोन पिलर से जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। शाओयन एक पावरफुल एल्केमिस्ट था। सिर्फ फील करके ही उसने समझ लिया कि ये कॉल्ड्रन्स नॉर्मल है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी स्ट्रेंज लग रही थी। इस स्टोन पिलर की लाइट? क्विंगवेन ने ये सुनकर स्टोन पिलर की तरफ चलना शुरू किया। ये स्टोन पिलर्स पूरे पिल हॉल के एज पर खड़े थे। स्टोन पिलर्स सील्ड नहीं थे, उनमें छोटे छोटे एयर होल्स थे और पिलर के सेंटर से लाइट निकल रही थी। ये 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न है, शाओयन ने धीरे से कहा। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैम्प? क्विंगर और क्विंगवेन ने एक दूसरे को देखा। क्लियरली उन्होंने पहली बार ये नाम सुना था। 7 ट्रेजर लैम्प एंशिएंट एल्केमिस्ट्स को बहुत पसंद होता था। ये लैम्प 10,000 साल तक भी बुझता नहीं, और कहा जाता है कि ये एल्केमिस्ट्स के पिल्स बनने के चांस को भी इंक्रीज करता है। लेकिन ये सच है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, शाओयन ने कहा। तो ये सीक्रेट है। ये सुनकर क्विंगर ने सिर हिला दिया। आह, यहाँ सोल्जर्स भी हैं। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न्स के पास से गुजरते वक्त क्विंगर ने देखा कि उनके पास कुछ फिगर्स खड़े थे, जैसे वो गार्ड्स हों, और हर लैंटर्न के पास एक गार्ड खड़ा था। शाओयन ने देखा तो पता चला कि ये फिगर्स नॉर्मल ह्यूमंस जैसे ही लग रहे थे, बस उनमें लाइफ नहीं थी। वो डेड ऑब्जेक्ट्स जैसे थे, लेकिन उनकी स्किन बिल्कुल लिविंग ह्यूमंस जैसी थी। ये काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। कहा जाता है कि कुछ एंशिएंट पपेट टेक्निक्स ह्यूमन बॉडी को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकती हैं। ये शायद पिल पैलेस के गार्ड सोल्जर्स हैं, शाओयन ने उन पपेट गार्ड्स को देखकर एक्सप्लेन किया। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। क्विंगर की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। क्लियरली ये जगह उससे ईयरी और क्रीपी फील दे रही थी। 18 कॉल्ड्रन्स हार्ट को सराउंड कर रहे हैं। यहाँ ज़रूर कुछ स्ट्रेंज होगा। शाओयन ने ज़्यादा डिले नहीं किया और पिल हॉल में नीटली अरेंज्ड 18 कॉल्ड्रन्स को देखने लगा। यहाँ कोई मैकेनिज्म तो नहीं होगा? क्विंगर ने जल्दी से कहा। आखिर ये जगह काफ़ी डेंजरस थी और यहाँ पहले कोई नहीं आया था। मुझे नहीं पता, लेकिन केयरफुल रहना। शाओयन ने अपनी पावरफुल सोल फोर्स रिलीज की और पूरे पिल हॉल को कई बार स्कैन किया। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। शाओयन के परसेप्शन के हिसाब से इस एल्केमी हॉल में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं था। घोस्ट क्विंग जिसे ट्रेजर बोल रही थी, शायद वो मेडिसिन कॉल्ड्रन्स के अंदर वाली पिल्स ही थीं। लगता है मैं ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न के पास खड़े स्टोन सोल्जर्स पर गई तो उससे एक स्ट्रेंज फीलिंग हुई। भैया, क्या फादर ने नहीं कहा था कि घोस्ट मून वेल में एक ट्रेजर है जो डू एम्परर को ब्रेक करके डू इमॉर्टल बनने में हेल्प करता है? पर मेरे फादर पहले यहाँ नहीं आए थे। उन्होंने सिर्फ एक्सीडेंटली इसका एग्जिस्टेंस फील किया था। हो सकता है उनका गैस गलत हो, क्विंगवेन ने भी सर्च करने के बाद कहा। चलो देखते हैं कि मेडिसिन कॉल्ड्रन्स के अंदर कोई पिल्स हैं या नहीं, शाओयन ने डिसाइड किया। अब जब वो यहाँ आ ही गए थे तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे। हालांकि शाओयन डू सी का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था और डू कोर कंडेंस करके डू इमॉर्टल बन सकता था, लेकिन उसे अभी भी एक बूस्ट चाहिए था, क्योंकि डू कोर बनाने के बाद डू एम्परर ब्रेक करने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। जो सीक्रेट फ्लेम पावर उसे ब्रेक करने में हेल्प करती, वो पहले ही फ्लेम बीस्ट एब्जॉर्ब कर चुके थे, इसलिए शाओयन पहले उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, क्विंगर और क्विंगवेन ने सिर हिलाया। मैं पहले ट्राई करता हूँ, शाओयन ने सीरियस टोन में कहा। उसकी पाम पर ब्लूइश येलो फ्लेम अपीयर हो गई और उसने अपनी पाम को फ्लेम से रैप कर लिया। फिर वो सबसे पास वाले कॉल्ड्रन के पास गया। पफ्ट। जैसे ही वो कॉल्ड्रन के पास पहुंचा, उसने देखा कि कॉल्ड्रन पर काफ़ी थिक डस्ट जम चुकी थी। क्लियरली ये जगह बहुत पुरानी थी। उम्मीद है ये मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। शाओयन ने इस बात की परवाह नहीं की। उसने अपनी पावरफुल सोल पावर यूज़ की और कॉल्ड्रन के अंदर सर्च किया। पफ्ट। कुछ सेकंड्स बाद शाओयन की पाम पर एक ब्यूटीफुल जेड बॉटल आ गई। उस जेड बॉटल के अंदर लॉन्ग आइन साइज का एक मेडिसिनल पिल था जो तीनों को क्लियरली दिख रहा था। सच में ट्रेजर है। ये सीन देखकर क्विंगर और क्विंगवेन बहुत खुश हो गए। ये मेडिसिनल पिल सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल ग्रेड पता करने के लिए बॉटल खोलकर स्मेल करना पड़ेगा। शाओयन प्लीज, क्विंगवेन मुस्कुराकर बोला।
ठीक है, शाओ यन ने हल्का सा सिर हिलाया, एक हाथ से जेड बॉटल पकड़ी और दूसरे हाथ से बॉटल का माउथ खोलने लगा। इसी मोमेंट पर तीनों ने नोटिस नहीं किया कि 7 ट्रेजर ग्लेज लैंटर्न के पास खड़े पपेट गार्ड्स अचानक धीरे धीरे मूव करने लगे। शबू शबू। जैसे ही शाओ यन ने बॉटल का माउथ खोला, जेड बॉटल के अंदर का मेडिसिनल पिल इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। लेकिन सिर्फ मेल्ट ही नहीं हुआ, बॉटल खुलते ही पिल तुरंत डिसॉल्व हो गया और एक कलरफुल स्मोक में बदल गया। वो स्मोक धीरे धीरे बाहर फैल गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो पूरे डैन पैलेस में फैल गया। अगला मोमेंट में वो कलर्ड स्मोक सीधा पपेट गार्ड्स के बॉडीज के अंदर घुस गया। ये बुरा हुआ। शाओ येन को एबनॉर्मैलिटी तुरंत फील हो गई जैसे ही उसने बॉटल खोली, लेकिन वो चाहे कितना भी फास्ट रिएक्ट करता, अब सब कुछ रोकना लेट हो चुका था। स्क्विक। जैसे ही कलर्ड स्मोक पूरे पिल हॉल में फैल गया, वो पपेट गार्ड्स जो डेड ऑब्जेक्ट्स जैसे लग रहे थे, अचानक सबके सामने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1125 अगेंस्ट द गैंग। ये सिल्वर आर्मर वाला फाइटिंग इमॉर्टल पपेट आखिर है क्या? ये सिर्फ हमारे अटैक्स को वीकन ही नहीं करता, बल्कि हमारे अटैक्स को अपनी स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर लेता है। क्लिंग वेन सामने का सीन देखकर शॉक हो गया और धीरे से बोला, भैया, अब हम अटैक नहीं कर सकते। अगर हम अटैक करेंगे तो सिर्फ शाओयान पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्लिंगर ने धीरे से कहा। क्लियरली ये दौसियान पपेट अभी उन दोनों के अटैक्स एब्जॉर्ब कर चुका था और अब उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली 1 स्टार दौसियान के अर्ली स्टेज तक स्टेबल हो चुकी थी। अगर अब फिर से अटैक किया गया तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, हम बस इसे बिजी रखेंगे। क्लिंगविन को भी पता था कि दोनों मिलकर भी इस इमॉर्टल पपेट को डिफीट करना रियलिस्टिक नहीं है। अब उन्हें सिर्फ शाओयान पर होप रखनी होगी। जब क्लिंगर और क्लिंगविन अटैक करना बंद करके सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ शाओयान जो 10 पीक डो एम्परर पपेट्स के सीज में था, वो बिल्कुल खुश नहीं था। लगता है मैंने इन पपेट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शाओयान का फिगर लगातार डॉज कर रहा था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर नीगॉन वॉन हाई स्पीड से घूम रहा था, जैसे वो कुछ प्रिपेयर कर रहा हो। शाओयान भी थोड़ा डिप्रेस था। उसका बॉडी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी 10 पीक डो एम्परर पपेट्स के सीज से वो थोड़ा एम्बेरस्ड हो रहा था। पहले गोल्डन डीमन पपेट से हैंडल हो जाता, लेकिन अब मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि गोल्डन डीमन पपेट का यूज़ शायद अब नहीं हो सकता। और शायद गोल्डन डीमन पपेट की इंप्रूवमेंट भी लिमिट तक पहुंच चुकी है। फ्यूचर में यूज़ करना मुश्किल होगा। आखिर वो सिर्फ 7 स्टार दो एम्परर के मिड स्टेज के बराबर ही हो सकता है, जो अब बहुत वीक है। लेकिन अगर मैं इन पपेट्स को कंट्रोल कर पाऊं तो ये बहुत पावरफुल हेल्प बन सकते हैं। शाओयान अटैक्स डॉज करते हुए मन में सोच रहा था। स्ट्रेंज बात ये थी कि ये 10 पीक दो एम्परर पपेट्स जैसे इंटेलिजेंस रखते थे। शाओयान जितना भी डॉज करे, उनके अटैक्स वेस्ट में ही जाते थे। हर अटैक उसके फेटल स्पॉट्स की तरफ ही जाता था। अच्छा हुआ शाओयान क्विक डिसीजन लेता रहा, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। और पता नहीं क्यों, जब शाओयान ने अपनी सोल पावर यूज की तो उससे इन पपेट्स के अंदर पेनफुल ऑरा फील हुई, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। ये पपेट्स एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स शूट कर रहे थे। टेरिफाइंग 2G बीम्स तेजी से मूव करते शाओयान पर अटैक कर रहे थे। हो, इतनी देर तक बचने के बाद अब तुम लोग मेरी फॉर्मेशन की पावर टेस्ट करो। लाइटनिंग नेट फायर फॉर्मेशन। अगले मोमेंट शाओयान के बॉडी से पावरफुल लाइट रेज निकले और तुरंत 10 पीक दो एम्परर पपेट्स को कवर कर लिया। ये फॉर्मेशन उससे ओरिजिनली जू जिन ने दिया था और शाओयान ने इसमें अपनी होली फ्लेम ऐड करके इसे और पावरफुल बना दिया था। वो फायरी रेड फॉर्मेशन तुरंत 10 पीक दो एम्परर पपेट्स को ट्रैप कर गया और शाओयान का फिगर भी उस फॉर्मेशन के अंदर जंप कर गया। फॉर्मेशन? क्लिंगर और क्लिंगवेन जो दौसियान पपेट के साथ फाइट कर रहे थे, उन्होंने जब फायरी रेड लाइट से घिरा हुआ बड़ा सीन देखा तो शॉक हो गए। उन दोनों के सामने फायरी रेड लाइट ने उनकी साइड ब्लॉक कर दी। उसके अंदर शाओयान की फॉर्मेशन चल रही थी। फॉर्मेशन की पावर वो अच्छी तरह जानते थे। एक पावरफुल फॉर्मेशन एक वेल ट्रेन्ड आर्मी का सामना कर सकता है, और फॉर्मेशन स्क्रोल्स तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लगता है ये लड़का किसी बड़े फैमिली का यंग मास्टर है जो एक्सपीरियंस लेने निकला है, क्लिंगविन ने मन में सोचा। शाओयान को 10 पीक दो एम्परर्स को ट्रैप करते देखकर उसने गलत जजमेंट बना ली। क्लिंगविन को पता नहीं था कि शाओयान ने कोई फॉर्मेशन स्क्रोल यूज नहीं किया था। ये फॉर्मेशन डायरेक्टली उसके कोर लाइफ इंस्क्रिप्शन से एक्टिवेट हुआ था, जो फॉर्मेशन स्क्रोल से बनाए फॉर्मेशन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। लगता है ब्रदर शाओयान के पास सच में सोल्यूशन है। भैया, हमें थोड़ी देर और होल्ड करना पड़ेगा, क्लिंगर ने कहा और फिर से दौसियान पपेट को एंगेज कर लिया। ये लोग भी? शाओयान लाइटनिंग नेट फायर फॉर्मेशन के ऊपर हवा में खड़ा था। उसकी नज़र 10 पपेट्स पर टिकी हुई थी। ये 10 पपेट्स फॉर्मेशन में ट्रैप होने के बाद भी पैनिक नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके बॉडीज से सिल्वर लाइट निकल रही थी जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। फिर उनकी आंखों में डैजलिंग सिल्वर ग्लो दिखने लगा। ये लोग काफ़ी स्पेशल हैं,
शाओयान हवा में खड़ा ये सीन देखकर बोला। उन पपेट्स की सिल्वर ऑरा उनकी लाइफ जैसी थी। वो सिल्वर लाइट काफी मिस्टीरियस थी और वो उससे एनिमी लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। बुम बुम बुम, शाओयान रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही 10 पपेट्स एक्सप्लोड जैसी स्पीड से ऊपर अटैक करते हुए उसकी तरफ आए। उनका अटैक इतना पावरफुल था कि हाफ इमॉर्टल पावर हाउस को भी टेम्परेरली डॉज करना पड़ता। आओ, लेकिन मेरी लाइटनिंग नेट फायर फॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। शाओयान ने बिल्कुल डॉज नहीं किया। उसकी ऑरा और ज्यादा हॉट हो गई। स्पेस के हर डायरेक्शन से डैजलिंग थंडर एनर्जी गैदर होने लगी। हुओलाई नेट बाइंड देम। अगले मोमेंट शाओयान की ब्लू येलो होली फ्लेम फैल गई और स्पेस के अंदर 100 फीट साइज के थंडर बीम्स अपीयर हो गए और होली फ्लेम से रैप होकर तुरंत 1000 फीट का ह्यूज फायर थंडर नेट बन गया। बुम बुम बुम। 10 पपेट्स को एक्सपेक्ट नहीं था कि शाओयान जैसा पीक द एम्परर उनके साथ इतना डायरेक्टली फाइट करेगा। अगले मोमेंट वो सब चिकन्स की तरह वीक हो गए और हुओलाई नेट ने उन्हें टाइटली बाइंड कर लिया। हो। पपेट्स बंधने के बाद वायलेंट स्ट्रगल करने लगे जैसे वो ब्रेक फ्री होना चाहते हो। चलो मैं तुम्हें फ्री करता हूं। शाओयान ने यह देखकर सिर हिलाया और हुओलाई नेट में बंधे 10 पपेट्स की तरफ चला गया। हुओलाई नेट की पावर पर शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था। आखिर उसमें 2 होली फ्लेम्स का फ्यूजन था। रॉर। शाओयान को पास आता देखकर पपेट्स वाइल्ड बीस्ट्स की तरह रॉर करने लगे। तुम लोग भी शायद यहां गलती से आए थे। बस बुरी किस्मती से तुम उस एल्केमिस्ट की ट्रैप में फंस गए। अब मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं। शाओयान ने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सोल रेल्म की पावर तुरंत बाहर आ गई। क्रैश। सोल पावर के अपीयर होते ही वो 10 पपेट्स सडनली काम हो गए। उनके फेसेस पर एक सैटिस्फाइड स्माइल भी दिखने लगी। थैंक्स। अगले मोमेंट उन पपेट्स ने बहुत हल्की आवाज निकाली और तुरंत शाओयान के सामने एशेज में बदल गए। लगता है ये एल्केमिस्ट सच में बहुत क्रूएल था। शाओयान ने उन एशेज को देखकर धीरे से कर्स किया। नॉट गुड। जल्दी वापस हट जाओ। शाओयान ने जैसे ही इन पपेट गार्ड्स के जागने की स्मेल महसूस की, उसका स्कैल्प सुन हो गया। उसका फिगर तुरंत फूट पड़ा और बिना पीछे देखे चिंग अर और दोनों को पकड़कर ब्रॉन्ज के जाइंट गेट की तरफ भाग गया। उस पल की परसेप्शन से ही शाओयान समझ गया था कि ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं और वो ऐसे नहीं थे जिनको वो हैंडल कर सके। इसीलिए अब सबसे अच्छा ऑप्शन सिर्फ भागना ही था। क्रैश। जब शाओयान के हाथ की मेडिसिनल पिल सफेद धुआं बनकर पपेट गार्ड के बॉडी में घुस गई, उसी वक्त ब्रॉन्ज का जाइंट गेट जोर से बंद हो गया और शाओयान के सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक हो गए। साला। शाओयान गाली दिए बिना नहीं रह सका जब वो जाइंट ब्रॉन्ज गेट के सामने पहुंचकर देखा कि उसका रिट्रीट कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ब्रदर शाओयान। चिंग वेनवेन ने भी सिचुएशन गलत समझ ली। उसने भावें से कोड़ी। साफ था कि पिल हॉल के अंदर एक बहुत ही टायरेनिकल ऑरा धीरे धीरे जाग रहा था। इन पपेट गार्ड्स में सबसे कमजोर भी डो डी के पीक पर है और कुछ तो असली डो सियान लेवल के स्ट्रांग भी हैं। और ये पपेट्स हैं, इन्हें बिल्कुल पेन नहीं होता, इन्हें सिर्फ किलिंग आती है। ये सच में केयरलेस हो गया। शाओयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें उन पपेट गार्ड्स पर टिकाईं जो अब अपनी प्यूपिल्स खोल रहे थे और उनमें भरी हुई किलिंग इंटेंट को देखते हुए एक एक शब्द में बोला, बुम बुम बुम। शाओयान की बात खत्म होने से पहले ही वो पपेट गार्ड्स अचानक अपनी प्यूपिल्स खोल दिए। उनके बॉडीज में वाइटैलिटी वापस आ गई। उनके फिगर्स अचानक मूव हुए और कुछ ही पल में वो शाओयान और उनके पास पहुंच गए। 10 पपेट गार्ड्स सबके सब चमकती आंखों के साथ शाओयान और उनके ग्रुप को घूर रहे थे। उनके बॉडीज से बाईजी की चमक निकल रही थी, लेकिन उनमें बिल्कुल ब्लड नहीं था। फिर भी उनकी स्ट्रेंथ असली डो डी पीक थी। 10 पपेट्स सब डो एम्परर के पीक पर। चिंग अर ने उन पपेट्स को देखा और उसकी भौवें तन गईं। ऑब्वियसली अगर तीनों मिलकर भी इन 10 डो एम्परर पीक पपेट से लड़ते तो उन्हें डील करना आसमान छूने जितना मुश्किल था। अभी खत्म नहीं हुआ। इस वक्त शाओयान ने थोड़ा दूर एक फिगर को घूर कर देखा और अलर्ट टोन में बोला। चिंग अर और चिंग वेन ने भी शाओयान की नज़र फॉलो की और देखा कि एक पपेट के आसपास रंग बिरंगा स्मोक घूम रहा था। वो पपेट उस कलर्ड स्मोक से घिरा हुआ था और उसकी स्ट्रेंथ उन 10 डो एम्परर पीक पपेट से भी ज्यादा पावरफुल थी। डो सियान पपेट। इस मोमेंट पर चिंग वेन का फेस बहुत अगली हो गया। उसने मुश्किल से एक गल्प लिया और उसका मुंह सूख गया। चिंग अर और शाओयान दोनों डो एम्परर पीक पर थे और चिंग अर एक 8 टर्न 9 स्टार डो एम्परर थी। अगर वो 10 डो एम्परर पीक पपेट से डील करना चाहते तो उन्हें बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ता, और अगर इसके ऊपर एक डो सियान पपेट भी ऐड हो जाए तो तीनों के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 के बराबर थे। ब्रदर शाओयान। इस वक्त चिंग वेन बोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन भरी हुई थी। इस फाइटिंग इंसान पपेट की करंट स्ट्रेंथ स्टेबल नहीं है, शायद हाफ इंसान से ऊपर है, लेकिन अभी तक अपनी असली डो सियान स्ट्रेंथ रिकवर नहीं की।
क्या तुम दोनों डो सियान पपेट को एक इंसेंट स्टिक के टाइम तक रोक सकते हो? शाओयन ने भवें सिकोड़कर पूछा। अब सिर्फ तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी जब वो जल्दी से 10 डो एम्पेरर पीक पपेट्स को खत्म कर दें। क्या? चिंग अर ने यह सुनते ही शॉक में कहा, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। चिंग अर और चिंग वेन दोनों स्मार्ट थे। वो नेचुरली समझ जाते कि शाओयन 10 डो एम्पेरर पीक पपेट्स को चूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो डरपोक है। कुछ हद तक 10 डो एम्पेरर पीक पावर हाउसेज डो सियान पपेट से भी ज्यादा डेंजरस थे। और चिंग वेन तो पहले से ही डेस्परेट प्लान बना चुका था, लेकिन शाओयन की बात सुनते ही वो तुरंत काम हो गया। मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम दोनों डो सियान पपेट को एक इंसेंट स्टिक के टाइम तक रोक सकते हो तो मेरे पास इन 10 डो एम्पेरर पीक पपेट से डील करने का तरीका है। लेकिन अगर तुम नहीं रोक पाए तो हम सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं, शाओयन ने हैवी आइज के साथ कहा। ठीक है, चिंग वेन ने शाओयन को एडमिरेशन भरी नजर से देखा, क्योंकि 10 डो एम्पेरर पपेट्स डो सियान पपेट से भी ज्यादा टेरिफाइंग थे। और शाओयन उन्हें रोकने का चार्ज ले रहा था। उसके टोन से लग रहा था कि उसे कॉन्फिडेंस है कि वो इन सबको सॉल्व कर लेगा। मेडिसिनल राइफिंग काउड के अंदर जो मेडिसिनल पिल्स हैं उनका उन पर बूस्टिंग इफेक्ट है। ध्यान रखना कि वो काउड को डिस्ट्रॉय ना कर दें। अटैक! अगले मोमेंट शाओयन जोर से चिल्लाया। ठीक है, चिंग अर और चिंग वेन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें हैवी हो गईं। वो जानते थे कि ये पपेट्स शायद इस जगह को सप्रेस करने के लिए किसी मेडिसिनल राइफिंग मास्टर ने गार्ड के रूप में रखे थे। अगर ये लोग इन सब को डील कर लेते तो इनके सारे ट्रेजर्स इनके हो जाते, लेकिन अगर फेल हो गए तो इनका एंड बहुत ही ट्रैजिक होता। बुम बुम बुम! जैसे ही फाइट शुरू हुई, चिंग अर और चिंग मैन के डैजलिंग ब्लैक और वाइट लाइफ डेथ एनर्जी तुरंत बाहर निकली। फिर उनके फिगर्स जंप हुए और सीधा डो सियान पपेट की तरफ बढ़ गए। क्रैश! डो सियान पपेट का हेड कलर्ड स्मोक से ढका हुआ था और हेलमेट से प्रोटेक्टेड एक सॉलिड फोरहेड दिख रहा था। उसने हल्की सी नज़र चिंग अर और चिंग वेन पर डाली, उनकी स्ट्रेंथ समझ ली। फिर डो सियान पपेट ने एक शाउट किया, कलर्ड स्मोक धीरे धीरे हट गया और उसका पूरा फेस रिवील हो गया। कितनी टायरेनिकल पावर है! चिंग अर ने सामने खड़े डो सियान पपेट के सिल्वर आर्मर के नीचे उभरते हुए मसल्स को देखकर कहा, किंटियान हैंड, बिग सन टीयर विंड हैंड। अगले मोमेंट चिंग अर और चिंग वेन ने एक दूसरे को देखा, उनके सामने डैजलिंग ब्लैक और वाइट लाइफ डेथ एनर्जी क्रेजी तरीके से सर्ज हुई और कुछ ही पल में 2 ह्यूज एनर्जी पाम्स बनकर हवा को चीरने की आवाज के साथ डो सियान पपेट पर अटैक करने लगी। जाओ! 2 ह्यूज एनर्जी पाम्स बनने के बाद दोनों ने जोर से चिल्लाया और सीधा डो सियान पपेट की तरफ उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया। सुसु! ये देखकर डो सियान पपेट के सिल्वर आर्मर से कलर्ड एनर्जी निकलने लगी। फिर उसने ना डॉज किया ना इवेड, जैसे वो सीधा अटैक लेने का प्लान कर रहा हो। ये बंदा पागल है क्या? चिंग अर ने ये सीन देखकर अपनी ब्यूटीफुल आईज में शॉक के साथ कहा। चिंग अर जानती थी कि उसका किंटियान हैंड शायद बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो जेन्युइन इंसान रैंक पीक फाइटिंग स्किल थी और उसके भाई का बिग सन टीयर विंड हैंड एक सेंट रैंक स्किल थी। ये दोनों मिलकर हाफ इंसान पावर हाउस को भी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। बैंग बैंग बैंग! अगले मोमेंट चिंग अर के डाउट्स धीरे धीरे खत्म हो गए, क्योंकि चिंग अर शॉक में देख रही थी कि जब दोनों ह्यूज एनर्जी पाम्स डो सियान पपेट के सिल्वर आर्मर से टकराए तो एनर्जी अचानक वीकन हो गई। फिर उस एनर्जी का एक छोटा हिस्सा सिल्वर आर्मर के थ्रू डो सियान पपेट के बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया। इस मूव के बाद जो डो सियान पपेट की स्ट्रेंथ पहले एक्सट्रीमली अनस्टेबल थी, वो सडनली स्टेबलाइज हो गई और सीधा 1 स्टार डो सियान के इनिशियल स्टेज पर पहुंच गई। ऊप्स! इस इंसान पपेट का सिल्वर आर्मर दूसरों की पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। इस मोमेंट पर चिंग अर और चिंग मैन समझ गए और उनके दिल में डर की एक लहर उठ गई। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1127, कंस्पिरेसी। क्या घटिया बंदा है! शाओयान बीच बीच में डांट कर बोला। शाओयान ने शुरू से ही नोटिस कर लिया था कि ये 10 पपेट्स डो सियान पपेट से अलग लग रहे थे। शाओयान की पावरफुल सोल पावर के साथ उसने धीरे धीरे अंदाजा लगाया कि डो सियान पपेट ही असली गार्डियन था और ये 10 पपेट्स शायद असली में पपेट्स भी नहीं थे। शायद ये लोग भी वही ह्यूमंस थे जो यहाँ ट्रेजर चुराने के लिए घुसे थे, लेकिन किसी वजह से कंट्रोल कर लिए गए थे। शाओयान ने पहले सोचा था कि अगर वो इनके सोल्स पर से कंट्रोल हटा देगा तो ये 10 पपेट्स तुरंत काम हो जाएंगे और फिर वो मौका देखकर इन्हें खुद कंट्रोल कर लेगा। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही शाओयान ने उनके सोल कंट्रोल को रिलीज किया, ये पपेट्स अचानक अपनी सारी वाइटैलिटी खो बैठे और सीधा एशेस में बदल गए। इसका सीक्रेट शायद उस एल्केमिस्ट से जुड़ा हुआ था जो यहाँ गिर गया था। छोड़ो, रहने दो, पहले बाहर वाले उस बंदे से डील करते हैं। उम्मीद है तुम मुझे यहाँ डिसअपॉइंट नहीं करोगे, शाओयान ने छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा और तुरंत लाइटनिंग नेट और फायर एरे को वापस ले लिया। सब ठीक हो? 10 पपेट्स को खत्म करते ही वो तुरंत उन दोनों के पास पहुंच गया। शाओयान? ये देखकर किंगर ने मुश्किल से एक स्माइल के साथ जवाब दिया।
चाहे वो डो सियान पपेट के प्रेशर से ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड ही क्यों ना हो गई हो। ब्रदर शाओयान। किंग वैन ने भी शाओयान का फ्री हाथ देखा और बोला, लेकिन डो सियान पपेट के लगातार अटैक्स की वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। वैसे वो 10 पपेट्स कहाँ गए? अगले मोमेंट किंग वैन ने पूछा। फॉर्मेशन का स्पेस भले ही शाओयान ने हटा लिया था, लेकिन उसकी कुछ पावर अभी भी बाकी थी, जिसकी वजह से जहां शाओयान फाइट कर रहा था वो जगह ब्लैंक सी लग रही थी और उनकी नज़र ब्लॉक हो रही थी। मर गए। मैं असल में उन्हें यूज करने के लिए रखना चाहता था, लेकिन कौन सोचता कि वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्या क्या मर गए? ये सुनते ही किंग वेन के दिल में जैसे बिजली गिर गई। वो तो टॉप 10 डोडी के नपेट्स थे। अगर शाओयान की स्ट्रेंथ बानसियान लेवल तक होती या उससे भी ज्यादा होती तो वो जल्दी जल्दी 10 पपेट्स को मार सकता था, लेकिन शाओयान की करंट स्ट्रेंथ सिर्फ डोडी पीक पर थी। डोडी पीक पर होते हुए भी 10 सेम लेवल के पपेट्स को मार देना, किंग वेन ने ऐसी विक्ट्री कभी नहीं सुनी थी। चलो पहले इस बंदे से डील करते हैं। किंगर, तुम पहले पीछे हट जाओ। शाओयान ने किंग वेन को इतना शॉक्ड देखकर टॉपिक चेंज कर दिया। ठीक है। किंगर ने हल्का सा हेड नॉट किया। डो सियान पपेट के साथ इतनी देर फाइट करने के बाद वो क्लियरली पावरलेस फील कर रही थी। केयरफुल रहना, इस बंदे का सिल्वर आर्मर हमारे अटैक्स अब्जॉर्ब करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता है, किंग वेन ने सीलियस टोन में कहा। इतनी देर फाइट करने के बाद भी उससे इस बंदे की कोई वीकनेस नहीं मिली थी। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। ये सुनते ही शाओयान में कहा, जैसे उसके पास कोई प्लान हो। मैं तुम्हें कवर करता हूँ। किंग वेन तुरंत बोला और डो सियान पपेट के पास फ्लैश करके उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने लगा। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। बूम बूम बूम। शाओयान का फिगर फ्लिकर हुआ और वो सीधा डो सियान पपेट के पास पहुंच गया। फिर उसने अपने पीछे से इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर निकाला। उस रूलर की फ्लक्चुएशन से इस स्पेस में हल्की वाइब्रेशन भी होने लगी। सुसु। डो सियान पपेट ने शाओयान का टायरानिकल अटैक देखा, लेकिन डॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया, बल्कि उसके माउथ के कॉर्नर पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। बुम बुम बुम। शाओयान ने डो सियान पपेट के स्लाइट चेंजेस नोटिस किए, लेकिन फिर भी अटैक रोकने का कोई रीजन नहीं था। डैजलिंग 7 लेयर स्काई शैटरिंग लाइट सीधा डो सियान पपेट पर गिर पड़ी। हुआ। जब वो पावरफुल ची लाइट डो सियान पपेट पर गिरने वाली थी, उसने अचानक अपना पाम आगे बढ़ाया। सिल्वर विंडिक्टिव एनर्जी उसके पाम पर आ गई और उसने सामने के वॉइड को पकड़ने जैसा एक्शन किया। बूम बूम बूम। अगले मोमेंट शाओयान की ची लाइट सीधा डो सियान पपेट के पाम पर लगी और उसकी एनर्जी रैपिडली वीकन होने लगी। सीसी। थोड़ी देर बाद शाओयान की ची लाइट प्योर एनर्जी में बदल गई और धीरे धीरे डो सियान पपेट के आर्मर के थ्रू उसके बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगी। इस पावर के अब्जॉर्ब होने से जो डो सियान पपेट पहले 1 स्टार डो सियान के इनिशियल स्टेज पर था, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ गई। कुछ ही पल में सारी ची लाइट अब्जॉर्ब हो गई। डो सियान पपेट ने नीचे से शाओयान को ठंडी नजर से देखा, लेकिन मूव नहीं किया। रिट्रीट। ये देखकर शाओयान उसके पैर से जमीन को पुश करते हुए इम्पैक्ट की मदद से सीधा पीछे हट गया। कैसा रहा? शाओयान को रिट्रीट करते देख किंग वैन भी उसके साथ वापस आ गया। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसके बॉडी का आर्मर ही जीत का रास्ता है, शाओयान ने धीरे से कहा। उसकी प्यूपल्स फास्ट ट्विच हो रही थी, जैसे वो प्लान बना रहा हो। थोड़ी देर बाद तुम फेक अटैक करके मुझे कवर करना, मैं ट्राई करता हूँ। कुछ देर बाद शाओयान को एक आइडिया आया और उसने धीरे से कहा, चलो। किंग वैन भी ज्यादा सोचने वाला नहीं था। वो सीधा डो सियान पपेट की तरफ बढ़ गया। हुआ। डो सियान पपेट थोड़ी देर के लिए रुका और फिर एक एक्साइटेड सी आवाज निकाली। क्लियरली शाओयान की पावर अब्जॉर्ब करने से वो काफी अपसेस्ड हो गया था। ए जानवर, आजा सामने। किंग वैन जोर से चिल्लाया ताकि उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। उसके बॉडी में लाइफ और डेथ की पावर परफेक्टली ब्लेंड हो रही थी। अगर चांस मिलता तो वो रियल डो सियान तक एडवांस भी कर सकता था। रोर। किंग वैन की एरोगेंस देखकर डो सियान पपेट ने बीस्ट जैसी रोर निकाली। अगले ही मोमेंट उसका फिगर गायब हो गया और वो किंग वैन पर अटैक करने लगा। इस जानवर ने शाओयान की अटैक की पावर अब्जॉर्ब करके स्पीड और बढ़ा ली। ये देखकर किंग वैन ने भौं से कोड़ी और मुश्किल से उसका सामना करने लगा। शबू। शाओयान ने दोनों को स्टेलमेट में देख सीक्रेटली हेड नॉट किया। अगले मोमेंट शाओयान के पाम पर 2 अलग अलग रंग के प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स धीरे धीरे अपीयर होने लगे। इस बार सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, शाओयान ने धीरे से खुद से कहा। फिर उसने आंखें बंद करके काम हो गया। सियान फ्लेम्स और खाकी फ्लेम्स लगातार उसके बॉडी से निकलने लगी और उसके पूरे बॉडी को रैप करने लगी। ये क्या चीज है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस? दूर खड़ी किंगर ने यह देखकर हल्का सा हेड शेक किया। शाओयान के पाम पर जो 2 प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स थे, उन्होंने उसे बहुत हैवी फीलिंग दी। ब्रदर किंग, साइड हो जाओ। अगले मोमेंट जब किंग वैन ऑलमोस्ट हारने वाला था, शाओयान की आवाज गूंजी। ठीक है। किंग वैन ने तुरंत अपनी बॉडी को स्वीप किया और डो सियान पपेट के अटैक रेंज से फ्लैश करके बाहर आ गया। अगले ही मोमेंट शाओयान की आवाज के साथ एक ह्यूज फायरबॉल जो सियान और खाकी फ्लेम से बना हुआ था, सीधा डो सियान पपेट की तरफ शूट हुआ। सुसु। डो सियान पपेट ने यह देखा और बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे पहले शाओयान के अटैक को अब्जॉर्ब किया था। अगर अब्जॉर्ब ही करना है तो अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर।
शाओयान गुस्से में गरज उठा जब उसने देखा कि इमॉर्टल फाइटिंग पपेट बिना सोचे समझे उसका अटैक अब्जॉर्ब करने जा रहा है। हालांकि ये ह्यूज फायरबॉल 2 होली फ्लेम्स का फ्यूजन नहीं, सिर्फ उनकी पावर्स का मिक्सचर था, लेकिन फिर भी उसकी पावर शायद ऐसी नहीं थी जिसे एक डोसियान पपेट आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। बूम बूम बूम। डैजलिंग सायन फ्लेम और खाकी कलर मिलकर एक ह्यूज फायरबॉल बन गए जो सीधा डउसियन पपेट पर अटैक कर गया। और डउसियन पपेट को पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी पर जो सिल्वर आर्मर था वो सिल्वर लाइट से चमक रहा था, जैसे वो शाओयान के अटैक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हो। क्या पावरफुल अटैक है! किंग वेन साइड में खड़ा था। दूर होने के बावजूद सायन और खाकी फ्लेम से बना हुआ ह्यूज फायरबॉल उसे एक हेवी प्रेशर फील करा रहा था। उसे पता था कि अगर ये अटैक उसके बॉडी पर गिर जाता तो शायद वो मर ना भी जाता तो कम से कम एक लेयर स्किन जरूर उतर जाती। मुझे उम्मीद है शाओयान सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना हम यहाँ से बिना कुछ पाए वापस जाना पड़ेगा। घोस्ट मून वेल का ये अंडरग्राउंड स्पेस सिर्फ तभी एंटर किया जा सकता है जब क्लियर स्काई हो और फुल मून हो। अगर इस बार फेल हो गए तो शायद बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। किंग वेन ने हवा में हो रहे अटैक को देखकर सीरियस टोन में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मर स्ट्रांग है या मेरा फायरबॉल। शाओयान डउसियन पपेट का रिएक्शन देखकर हंस पड़ा। शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर 2 होली फ्लेम्स की फ्लक्चुएशंस को फ्यूज कर दिया जाए तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो इंस्टेंटली डउसियन पपेट को ऑब्लिटरेट कर सकती है। लेकिन अभी वो घोस्ट वर्ल्ड में नया आया था, इसलिए अपने ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज करना सही नहीं था। इसलिए शाओयान सिर्फ 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स की पावर को मिक्स करके यूज कर रहा था, और नेचुरली उसकी पावर फ्यूजन से कम थी। बूम बूम बूम। जैसे ही ब्लू और येलो फायरबॉल डउसियन पपेट को टच हुआ, पपेट को जैसे एक्सट्रीमली टेरानिकल प्रेशर फील हुआ। पपेट की सिल्वर आर्मर से लगातार सिल्वर लाइट निकल रही थी और धीरे धीरे ब्लू और येलो फ्लेम्स को स्वॉलो करने की साइंस दिख रही थी। अगर एब्जॉर्ब करना है तो अच्छे से करो। शाओयान ने ये सीन देखकर जोर से चिल्लाया। उसके पाम पर जो 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स थे उनसे लगातार फ्लेम अटैक्स निकलने लगे। गुलू गुलू गुलू। शुरू में इमॉर्टल फाइटिंग पपेट आराम से शाओयान की ब्लू येलो फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ सिल्वर लाइट में डर का एक ऑरा सा आ गया। ब्लू येलो फायरबॉल्स के बर्न होने के नीचे सिल्वर आर्मर पर धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे। बस अब टाइम आ गया। ये सीन देखकर शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसका फिगर अचानक बर्स्ट हुआ और उसके पाम पर जो डैजलिंग ब्लैक और वाइट लाइफ डेथ एनर्जी के साथ वो सीधा डउसियन पपेट पर अटैक कर गया। डउसियन पपेट का पूरा अटेंशन ब्लू येलो फायरबॉल पर लगा हुआ था, इसलिए उसे शाओयान का अटैक बिल्कुल नोटिस नहीं हुआ। बैंग बैंग बैंग। अगले मोमेंट शाओयान का टायरानिकल पाम, जिसमें लाइफ और डेथ की पावर थी, सीधा डउसियन पपेट के शैटर्ड आर्मर पर लगा, जो ऑलरेडी ब्लू येलो फायरबॉल से बर्न हो चुका था, और धीरे धीरे क्रैकिंग की आवाज सुनाई देने लगी। सक्सेस? दूर खड़े किंगर और किंग वेन ने ये सीन देखकर अपनी आईज नैरो कर ली और शॉक में बोल पड़े। क्रैश। एक टूटने की आवाज धीरे से आई और डउसियन पपेट के बॉडी पर जो सिल्वर आर्मर था वो छोटे छोटे पीसेस में गिरने लगा। सिल्वर आर्मर पूरी तरह गिर गया और उसके नीचे छुपा हुआ फाइटिंग इमॉर्टल पपेट का असली चेहरा सामने आ गया। उसका अपीयरेंस नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही था, लेकिन पूरा बॉडी थोड़ा सूखा हुआ लग रहा था, जैसे कोई ममी हो। बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था। शाओयान, उसे मत छोड़ना, उसे जला दो। अगले मोमेंट किंग वेन को कुछ याद आया और वो जोर से चिल्लाया, क्या इस सूखे कॉप्स में कोई प्रॉब्लम है? शाओयान ने उसकी बात सुनकर वैसे ही किया, लेकिन उसने डाउट भी किया, क्योंकि अपनी परसेप्शन से शाओयान को उस ड्राई कॉप से एक अजीब सी वेव फील हो रही थी जो उसका स्कैल्प तक सुन्न कर रही थी। बूम बूम बूम। ब्लू और येलो फायरबॉल 2 होली फ्लेम्स का मिक्सचर था और उसकी पावर नेचुरली बहुत टेरिफाइंग थी। सिर्फ कुछ ब्रेथ्स के टाइम में ही वो ममिफाइड कॉप्स बिल्कुल जलकर खत्म हो गया। वुश वुश वुश। अगले मोमेंट शाओयान अपना हाथ वापस लेने वाला था, लेकिन उस ममी से जो ऑलरेडी ब्लू येलो फायरबॉल से डिवॉर हो चुकी थी, कुछ चीजें बाहर उड़कर आईं। क्या? शबू शबू शबू। अगले मोमेंट किंग वेन ने तुरंत ब्लू येलो फायरबॉल से निकली हुई चीजें पकड़कर अपनी पॉकेट में रख लीं और बोला, कॉप्सपिल? शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। कितना अफसोस है, सिर्फ 2 ही बने। किंग वेन ने अपने हाथ में 2 कॉप्सपिल्स को पकड़कर शाओयान की तरफ देखा। ये कॉप्सपिल किस काम आता है? शाओयान ने कंफ्यूज होकर पूछा। शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने ही अपने फादर से सीखा था। जो बंदा घोस्ट मून वेल के नीचे छुपा था वो नॉर्मल अल्केमिस्ट नहीं था। उसे हमेशा लिविंग ह्यूमंस को यूज करके पिल्स रिफाइन करना पसंद था, या फिर दुनिया के लोग जिसे डिस्पाइस करते हैं ऐसी चीजें बनाना पसंद था। और ये इमॉर्टल फाइटिंग पपेट भी शायद उसका प्राउड क्रिएशन था।
इस पपेट को अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस बंदे को काउंटलेस मिस्टीरियस लिक्विड्स में सोक किया गया था और इसने बहुत सारी मैजिक पिल्स भी खाई थी। इसका पूरा बॉडी एक ट्रेजर जैसा है और जब ये फाइनली गिरा और तुम्हारी फ्लेम से बर्न हुआ शाओयान, तो चांद से 2 कॉप्स पिल्स बन गए। किंग वेन ने एक्सप्लेन किया। इस कॉप्स पिल के अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी ह्यूज है, पता नहीं इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। शाओयान ने भी किंग वेन की बात सुनकर सीक्रेटली हेड नॉड किया। बहुत सिंपल है, इस कॉप्स पिल में जो पावर है वो हमें डऊ एम्परर से ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी है, और उसके बाद हम हाफ इंसान बनेंगे या डऊ इंसान, वो कंप्लीटली हम पर डिपेंड करता है। किंग वेन धीरे से मुस्कुराया। इतना पावरफुल? शाओयान हैरान हो गया। हाँ, बस अफसोस ये है कि सिर्फ 2 ही हैं। ये वाला तुम्हारा है ब्रदर शाओयान। किंग वेन ने एक हाई क्वालिटी कॉप्स पिल शाओयान को दे दिया। शाओयान की आईज में जो रिफ्लेक्ट हुआ वो ड्रैगन आई साइज का एक बीट था। वो पूरा रोजी कलर का था और उसमें हल्की सी ब्लड ऑरा भी निकल रही थी। उसके अंदर जो ह्यूज एनर्जी थी वो शाओयान ने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। ठीक है, शाओयान ने मना नहीं किया और सीधा उसे रख लिया। इस चीज़ के साथ शायद वो सच में डऊ सीएन तक एडवांस कर सकता था। ब्रदर किंग को ग्रीडी मत समझना, इस कॉप्स पिल को सिर्फ एक ही इंसान स्वॉलो कर सकता है और मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे उम्मीद है ब्रदर शाओयान। किंग वेन ने शाओयान को देखकर कहा। ब्रदर किंग, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं ये जगह ढूंढ भी नहीं पाता और ना ही ये ट्रेजर्स मिलते। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। अपनी ह्यूज सोल पावर की वजह से शाओयान ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि दोनों कॉप्स पिल्स में से जो उसे दिया गया था वो क्वालिटी और लस्टर दोनों में किंग वेन से बेटर था, इसलिए उसने ज़्यादा केयर नहीं किया। 2 कॉप्स पिल्स, एक तुम्हारा और एक मेरा, और मेरी फैमिली की किंगर। किंग वेन मुस्कुराया। भैया ठीक है, चलो और सर्च करते हैं। इतना बड़ा एल्केमी हॉल है, सिर्फ इतने ही ट्रेजर्स नहीं हो सकते। किंगर काफ़ी केयरफ्री थी। वैसे भी अभी वो डऊ एम्परर ब्रेक थ्रू से थोड़ी दूर थी। हाँ, अब गार्डियन को डिफीट कर दिया है, अब देखते हैं इस पिल हॉल में और क्या ट्रेजर्स हैं, किंग वेन ने कहा। उसके बाद तीनों की नज़रें एक साथ पिल हॉल के चारों तरफ घूम गईं। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1129, ईविल फार्मासिस्ट। सब लोग ध्यान से, पहले आसपास चेक करो। यहाँ की चीज़ों को मत छूना, वरना कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कुछ मिले तो अकेला एक्ट मत करना, साथ में एक्सप्लोर करेंगे, शाओयान ने धीरे से कहा। क्रिंगर और क्रिंगवेन ने हल्का सा सर हिलाया, फिर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर एक्सप्लोर करने लगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एल्केमी हॉल इतना बड़ा होगा। शाओयान भी एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आंखें उठाकर इस बहुत बड़े एल्केमी हॉल को देखा और बोल पड़ा। ये पिल हॉल पूरा स्क्वायर शेप का था, लेकिन इसका विड्थ हज़ारों मीटर्स का था, जो क्लियरली इस हॉल की ग्रैंडियर दिखाता था। वैसे उन 10 पपेट्स को कंट्रोल कैसे किया गया था? जैसे ही शाओयान चलना शुरू किया, उसके माइंड में एक डाउट आया। अपनी परसेप्शन से शाओयान जानता था कि वो 10 डोडी पीक पपेट्स सब डोशियान पपेट को सर्व कर रहे थे, और वो डोशियान पपेट शायद पिल पैलेस के मास्टर का प्राउड क्रिएशन था। छोड़ो, पहले देखते हैं कोई ट्रेजर डलता है या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद शाओयान ने इन बातों को इग्नोर कर दिया। ये मेडिसिन कॉल्ड्रोन्स का अरेंजमेंट काफ़ी मिस्टीरियस है। शाओयान बहुत केयरफुली चल रहा था और उसकी सोल पावर आसपास स्प्रेड हो रही थी। अगर क्रिंगर या क्रिंगवेन डेंजर में होते तो उसे तुरंत पता चल जाता। ये सारे मेडिसिन कॉल्ड्रोन्स सर्कुलर अरेंजमेंट में क्यों हैं? क्या ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? शाओयान ने देखा कि एल्केमी हॉल के सेंटर में बहुत सारे मेडिसिन कॉल्ड्रोन्स एकदम सेम पैटर्न में अरेंज थे, और सबका डायरेक्शन हॉल के सेंटर की तरफ था, जैसे वो किसी चीज़ को गार्ड कर रहे हों। यहाँ कुछ तो होना चाहिए। शाओयान ने ये सोचकर हल्का सा झुककर सीधा कॉल्ड्रोन के नीचे से क्रॉस किया और उसके पीछे पहुंच गया। ये मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रोन्स 10 मीटर ऊंचे थे। काफ़ी सारे कॉल्ड्रोन सेंटर को घेर कर खड़े थे, इसलिए बाहर से अंदर का सीन क्लियरली नहीं दिख रहा था। ये क्या? जैसे ही शाओयान पीछे पहुंचा, वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने जो देखा वो काफ़ी स्ट्रेंज था। उसके सामने जो सीन था वो एक संकन ग्राउंड था। डजन्स मेडिसिन रिफाइनिंग कॉल्ड्रोन्स एलिप्टिकल अरेंजमेंट में लगे हुए थे और इस संकन ग्राउंड को परफेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर शाओयान अंदर नहीं आता तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता। यहाँ कुछ गड़बड़ है। शाओयान का इंट्यूशन काफ़ी शार्प था। सालों तक बाहर ट्रैवल करने और स्ट्रॉन्ग सोल पावर की वजह से एक नज़र में ही उसने फील कर लिया कि कुछ रॉन्ग है। उस संकन ग्राउंड में स्टेप्स बने हुए थे, एक के बाद एक। लगभग 20 स्टेप्स थे जो नीचे तक जाते थे। सबसे नीचे एक सर्कुलर ओपन स्पेस था, लगभग 10 मीटर्स का, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी अजीब बात ने शाओयान को कंफ्यूज कर दिया। चलो पहले टेस्ट करते हैं। शाओयान ने आसपास देखा, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली, फिर बोला। बोलते ही उसने पास से एक छोटा सा पत्थर उठाया, अपनी डो की एक्टिवेट की और उसे नीचे की तरफ फेंक दिया। ये सबसे सेफ तरीका था। अगर कोई ट्रैप या मैकेनिज्म होता तो शाओयान तुरंत रिएक्ट कर सकता था। क्रैक!
स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ वो छोटा सा पत्थर सीधा संकन ग्राउंड में जा गिरा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरा इल्यूजन था? शाओयान ने भौएं सिकोड़ ली। कुछ मिनट्स बीत गए, चारों तरफ डेडली साइलेंस ही था। छोड़ो, उन दोनों को बुलाकर साथ में देखते हैं। शाओयान ने सर हिलाया और कॉल्ड्रोन्स के पीछे से बाहर आ गया। जैसे ही शाओयान वहां से गया, ग्राउंड पर एक छोटी सी क्रैक आई और वो पत्थर अंदर निगल लिया गया। कुछ मिला? थोड़ी देर बाद शाओयान ने क्रिंगर और क्रिंगवेन को ढूंढकर पूछा। इस एल्केमी हॉल में ऑलमोस्ट कोई पैनासिया नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर ट्रेजर्स मिले हैं। ये काफ़ी स्ट्रेंज है। क्रिंगर सही कह रही है। और हमने पूरा पिल पैलेस सर्च किया, लेकिन पिल पैलेस के ओनर की बोन्स भी नहीं मिली। ये भी काफ़ी स्ट्रेंज है। मुझे लगता है यहाँ कोई मैकेनिज्म है। क्रिंगवेन ने भी आसपास देखते हुए कहा। मैंने कुछ ढूंढा है। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया। क्या ढूंढा? क्रिंगवेन तुरंत एक्साइटेड हो गया। तुम दोनों मेरे साथ आओ, तब पता चलेगा, शाओयान ने कहा और उन्हें वापस उसी जगह ले गया। ये क्या है? 12 कॉल्ड्रोन्स टू वर्शिप? जैसे ही क्रिंगवेन मेडिसिन कॉल्ड्रोन्स के अंदर आया, वो तुरंत शॉक में बोल पड़ा। 12 कॉल्ड्रोन्स टू वर्शिप? शाओयान और क्रिंगर दोनों थोड़ा सरप्राइज हो गए। उन्हें क्लियरली पता नहीं था कि क्रिंगवेन क्या कह रहा है। हा, तुम्हें नहीं पता होना नॉर्मल है। ये 12 कॉल्ड्रोन्स टू वर्शिप एक काफ़ी एंशिएंट सोर्सरी है। कहते हैं कुछ इविल लोग अपनी रिमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ करते थे। इसमें जो एनर्जी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि नॉर्मल लोग इसे ब्रेक नहीं कर सकते। फिर ये संकन ग्राउंड क्या है? शाओयान ने फिर पूछा। उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ तो हिडन है। मुझे लगता है यहाँ कोई और सीक्रेट है। क्रिंगवेन की नज़र आसपास के 12 मेडिसिन कॉल्ड्रोन्स पर गई। ये दिंकू सही नहीं है। अगले मोमेंट क्रिंगवेन ने जवाब दे दिया। दिंकू? शाओयान ने ध्यान से देखा। नॉर्मल कॉल्ड्रोन्स का माउथ अंदर की तरफ होता है, क्योंकि उन्हें फ्लेम स्टिम्युलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इन 12 मेडिसिनल कॉल्ड्रोन्स के ऊपर हर एक पर एक एक्सट्रीमली विशियस हेड बना हुआ था और उनका माउथ सीधे सामने की स्पेस की तरफ खुला हुआ था। अगर इन सब कॉल्ड्रोन्स को बंद कर दिया जाए तो मुझे लगता है हमें आंसर मिल जाएगा, क्रिंगवेन ने कहा। चलो करो। अगले ही मोमेंट क्रिंगवेन ने बिना टाइम वेस्ट किए बोला। बैंग बैंग बैंग। तीनों तेज स्पीड से कॉल्ड्रोन्स के पास गए और कुछ ही सेकंड्स में उनके माउथ्स बंद कर दिए। केयरफुल, क्रिंगवेन लास्ट कॉल्ड्रोन पर खड़ा होकर बोला। अब 12 में से सिर्फ एक कॉल्ड्रोन का माउथ ओपन था। मुझे उम्मीद है कुछ गलत नहीं होगा, क्रिंगवेन ने धीरे से कहा और अपना हाथ उठाकर उस लास्ट कॉल्ड्रोन का माउथ भी बंद कर दिया। जैसे ही 12 कॉल्ड्रोन्स बंद हुए, तीनों के सामने एक शॉकिंग सीन अपीयर हो गया। नीचे का जो ब्लैंड स्पेस था वहां अचानक व्हाइट मिस्ट भर गई। फिर किसी मैकेनिज्म के घूमने की आवाज आई, जो सुनकर ही बॉडी में चिल्स आ जाएं। ये क्या? ईविल मेडिसिन मास्टर? जैसे ही व्हाइट फॉग धीरे धीरे हटने लगी, नीचे एक स्केलेटन नजर आया। क्रिंगवेन शॉक में अपनी आवाज खो बैठा और उसके दिल में एक बड़ा शॉक उठा। ईविल फार्मासिस्ट। क्रिंगवेन की आवाज बिजली की तरह गरजी और सीधा शाओयान के दिल में गूंज गई। ईविल फार्मासिस्ट क्या होता है? शाओयान ने सामने वाले स्केलेटन को देखते हुए पूछा। उनके सामने जो संकन स्पेस था, उसके बिल्कुल बॉटम पर एक स्केलेटन सिल्वर सीट पर बैठा हुआ था, जो तीनों को क्लियरली दिख रहा था। और तीनों में से शाओयान की सोल पावर सबसे पावरफुल थी। उसकी नज़र उस स्केलेटन पर टिक गई और उसके दिल में एक हल्का सा अनईजीनेस पैदा हो गया। जो ईविल फार्मासिस्ट्स होते हैं वो रिफाइनिंग फार्मासिस्ट्स जैसे ही होते हैं, लेकिन वो फार्मासिस्ट्स की एक अलग ब्रांच होते हैं, क्योंकि वो मैजिक पिल्स रिफाइन नहीं करते, बल्कि हर तरह की हार्मफुल पिल्स बनाते हैं। क्रिंगवेन ने गुस्से और नफरत भरी आवाज़ में कहा। तो ये ईविल मेडिसिन मास्टर का ही पिल पैलेस है, इसलिए मुझे बाहर कुछ पिल बॉटल्स दिखे थे जो सब एम्प्टी थे, जैसे कोई पहले ही यहाँ आ चुका हो। किंगर ने सिर हिलाकर कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो 10 डाओ एम्परर पीक पपेट्स जो एशेस बन गए, उन्होंने गलती से ये पिल्स खा ली हों और फिर पपेट्स बनकर पिल पैलेस के गार्ड्स बन गए हों? शाओयान शौक में बोल पड़ा। अगर शाओयान का गैस सही था तो सामने बैठा हुआ ईविल फार्मासिस्ट का कॉप्स बहुत ही टेरिफाइंग होगा। ईविल फार्मासिस्ट भले ही डिस्गस्टिंग हो, लेकिन ये बंदा मर चुका है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किंगर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा जब उसने शाओयान और अपने भाई को सीरियस देखा। किंगर, तुम नहीं समझती, ईविल फार्मासिस्ट्स के मेथड्स बहुत ही विशियस होते हैं, और देख सकती हो कि इस बंदे के मरने के बाद भी इतना बड़ा एल्केमी हॉल है, इसका स्टेटस ज़रूर बहुत हाई रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे ये मर चुका हो, फिर भी इस एल्केमी हॉल में काफ़ी डेंजर हो सकता है। किंगवेन ने स्केलेटन को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा। मुझे लगता है इसके बॉडी पर कुछ है, शाओयान ने स्केलेटन को ध्यान से देखते हुए कहा। क्योंकि इस वक्त शाओयान की हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसने नोटिस किया कि स्केलेटन का बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल कर रहा था। क्या ये बंदा मरा नहीं? किंगवेन भी ये सीन देखकर शॉक में बोल पड़ा। इम्पॉसिबल, इस कॉप्स से जो ऑरा आ रही है वो डेथ ऑरा है। कोई डेड पर्सन ऐसे ही वापस जिंदा नहीं हो सकता, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा।
फिर ये हो क्या रहा है? किंगवेन कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, मैं टेस्ट करता हूं, शाओयान ने कहा, और ब्राइट येलो फ्लेम्स सीधा स्केलेटन की तरफ शूट कर दी। सिल्वर सीट पर बैठा हुआ स्केलेटन तुरंत थिक वाइट मिस्ट से घिरा हुआ था, लेकिन शाओयान की फ्लेम्स ने उस मिस्ट को जलाकर पाउडर बना दिया। अब शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। शाओयान ने 3 बार आसपास देखने के बाद सैटिस्फाई होकर कहा, चलो नीचे चलते हैं। पिल पैलेस में कोई ट्रेजर नहीं मिला, तो शायद सीक्रेट इसी बंदे के पास है। शाओयान ने आसपास देखकर कहा, चलो। किंगवेन ने रेयर स्माइल दिखाई। क्लियरली शाओयान उनकी काफ़ी हेल्प कर रहा था जब से वो घोस्ट किंग रिज में आए थे। तीनों ने बिना हेजिटेशन के स्टेप्स पर पैर रखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। 10 स्टेप्स, कोई मूवमेंट नहीं। 15 स्टेप्स, अब भी कोई मूवमेंट नहीं। 20, जैसे ही तीनों ने 20th स्टेप पर पैर रखा और अब सिर्फ एक स्टेप बाकी था स्केलेटन के पास पहुंचने के लिए, तभी अचानक म्यूटेशन हो गया। स्क्वीक, एक आवाज के साथ स्केलेटन के माउथ और नोज से मिल्की वाइट ब्रेथ निकलने लगा। फिर वो स्केलेटन बिल्कुल एक लिविंग पर्सन की तरह सिल्वर सीट से खड़ा हो गया। साला, ये सीन देखकर शाओयान का स्कैल्प सुन्न हो गया और वो शॉक में चिल्लाया। उनके सामने जो कॉप्स था वो सिर्फ बोन्स का एक पाइल था, उसमें ना फ्लैश था ना ब्लड, फिर भी वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये हरामी! किंगवेन ने तुरंत लाइफ और डेथ की पावर रिलीज कर दी। वो जानता था कि उस कॉप से जो ऑरा आ रही है वो तीनों के हैंडल करने लायक नहीं थी। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती तो वो और किंगर अपनी लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस करके शाओयान को बचाने की कोशिश करते। रिट्रीट! शाओयान ने स्केलेटन को खड़ा होता देख तुरंत चिल्लाया और तीनों जल्दी से पीछे हट गए। सू! व्हाइट स्केलेटन सिल्वर सीट पर खड़ा होकर क्रीपी लाफ्टर करने लगा और लगातार पावरफुल अटैक्स उन पर करने लगा। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर, हैंड ऑफ सनी क्लाई। शाओयान और किंगवेन के अटैक स्केलेटन के अटैक्स को क्रॉस करके सीधा सिल्वर सीट पर लग गए। बूम बूम बूम! लेकिन इतने पावरफुल अटैक्स के बाद भी सिल्वर सीट बिल्कुल मोशनलेस रही। कोई इफेक्ट नहीं। शाओयान ने कंटिन्यूसली पावर इंजेक्ट करते हुए भौहें सिकोड़ ली। अगर ये सिल्वर सीट इसका वीक पॉइंट नहीं हुआ तो शायद हमें रिट्रीट करना पड़ेगा। शाओयान अभी श्योर नहीं था कि वो 1 स्टार डाओ सियान पीक पावर हाउस को डिफीट कर सकता है जब तक कि वो अपने 3 होली फ्लेम्स यूज ना कर ले। लिटिल गाय, पावर बढ़ाओ, होली फ्लेम की पावर इंजेक्ट करो। तभी 100 लीटर की आवाज़ शाओयान के माइंड में गूंजी। 100 लीटर की बात सुनकर शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया और अपनी बॉडी की पावर बढ़ाकर सिल्वर सीट पर अटैक कर दिया। जो सिल्वर सीट पहले बिल्कुल स्टेबल थी, जैसे ही शाओयान ने होली फ्लेम की पावर इंजेक्ट की, उसमें रेस्टलेस साउंड्स आने लगे। फिर कुछ सेकंड्स बाद बूम 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 कुछ एक्सप्लोजन्स हुए। ये स्केलेटन सच में मर गया? किंगर ने ये सीन देखकर शॉक में धीरे से कहा, ये वो क्या है? 3 ट्रेजर चेस्ट्स? जैसे ही सिल्वर सीट टूट गई और स्केलेटन की वाइटैलिटी खत्म हो गई, 3 ट्रेजर चेस्ट्स नीचे अपीयर हो गए, जो सीधा शाओयान की आईज में रिफ्लेक्ट हो रहे थे।